कल का दिन हमारे मार्केट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आरबीआई पॉलिसी की जो मीटिंग है वो पूरी हो चुकी है और कल हमारे लिए रिजल्ट जो है वो अनाउंस्ड होने वाले हैं। कल 10 बजे के आसपास आरबीआई के जो गवर्नर साहब हैं वो लाइव आएंगे और वो बताएंगे कि किस तरीके से रेट जो है वो चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जो भी डिसीजन इन 3 दिनों में 2 दिनों में लिया गया है। सबसे जरूरी सवाल इस समय यह है कि आखिर कल हम इस इवेंट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में फंडामेंटली सबसे पहले समझाऊंगा कि इस इवेंट के मायने क्या हैं हमारे मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए। उसके बाद देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी एज अ ट्रेडर हम यूज कर सकते हैं कल इंट्राडे ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए। लेट्स बिगिन द वीडियो। मेरा नाम शिवम है, आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, आप ट्रेडिंग करते हैं, उससे रिलेटेड चीज सीखना आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। आरबीआई की बैठक वेडनेसडे को स्टार्ट हो गई थी और वेडनेसडे थर्सडे ये बैठक चली है। कल के दिन पे हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स आ जाएंगे, क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूं। 10 बजे के आसपास, मतलब लगभग 10 बजे ही आरबीआई, मतलब 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, जो आरबीआई के गवर्नर साहब है उनका जो लाइव स्ट्रीम है वो स्टार्ट हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर आपको ये मालूम चल जाएगा कि रेट कट हुआ है या नहीं है। रेट कट क्या होता है मैं ज्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगा, मैंने बहुत बार इन चीजों की एनालिसिस करी, बट आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहली बार आरबीआई पॉलिसी ट्रेड कर रहे हैं तो भी। उसके बाद आगे और 10-15 मिनट के अंदर आपको लिक्विडिटी रिलेटेड जो भी चेंजेस रहेंगे या क्या पॉलिसी का स्टैंड है वो पता चल जाएगा। तो कुल मिला जुला के 20 to 30 मिनट्स मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो 10 बजे से लेके जो 10:30 बजे का टाइम है वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहेगा। मार्केट उनके बात पे, उनके वर्डिंग्स पे रिएक्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। दोनों डायरेक्शंस में आपको वोलेटाइल रिएक्शन देखने को मिलेंगे। इसका ट्रेलर आज हमें देखने को मिला था, तो जो एक्चुअल रिएक्शन है वो कल आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर चीजें खत्म नहीं होंगी। उसके बाद 12 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी है उसका। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है जनरली, क्योंकि सारी चीजें पहले अनाउंस हो चुकी होती है, बट कभी कभी वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कुछ क्वेश्चन आंसर में नई चीजें निकल के आ जाए तो ये कल की टाइमलाइन रहने वाली है। अब समझते हैं कि आरबीआई पॉलिसी में डिसीजन किस चीज का लिया जाता है। तो बेसिकली आरबीआई जो है वो बैंक्स को, मतलब आरबीआई एक गवर्निंग बॉडी है, वो हमारे देश की बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की जो इंस्टीट्यूशन है उनको संभालता है और प्लस उनको रेगुलेट करने का काम भी करता है। तो रेगुलेट करने में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, जिसमें एक चीज है जिसको हम रेपो रेट कहते हैं या फिर रिवर्स रेपो रेट। दोनों चीजों का कल डिसीजन जो है वो सामने आएगा। रेपो रेट वो रेट होता है जो रेट से आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। तो आरबीआई बैंक्स को जो लोन देता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। और कभी कभी बैंक्स के पास अगर पैसे ज्यादा होते हैं तो वो वापस आरबीआई को दे देता है, तो इसको हम रिवर्स यहाँ पे रेपो रेट कहते हैं। तो कल इसी का डिसीजन आने वाला है। इसी को हम इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, इसी को हम आरबीआई पॉलिसी का रिजल्ट भी कहते हैं। तो ये रेट सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन क्या बातें यहीं तक रुक जाएंगी? नहीं। कल के दिन पे रेट कट या फिर रेट इंक्रीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी एक चीज है जिसके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। अगर आपको इकोनॉमी और फंडामेंटल्स पे इंटरेस्ट है ना, तो जो आगे मैं 2-3 मिनट बात करने वाला हूं आपको बहुत मजा आएगा। अगर नहीं आपको इंटरेस्ट है तो भी बातें सुन लीजिएगा। आरबीआई कल रेट कट या फिर बाकी चीजों को लेके कैसे सोच रही है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूं। हाल फिलहाल में 2 इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज हुए थे। सबसे जो पहला डेटा आया था वो आया था रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा, यानी रिटेल महंगाई कितनी है। रिटेल महंगाई मतलब फूड और फ्यूल प्राइसेस के साथ साथ बाकी सारी चीजों को जब आप ऐड कर देते हो तो आपके पास कंप्लीट महंगाई का डेटा आता है जिसमें फूड प्राइसेस भी इंक्लूडेड होते हैं। तो रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आया था 6.2% के आसपास। जो आरबीआई की बैंड लिमिट है वो लिमिट है, टॉलरेंस लिमिट है 4 से 6% का, कि अगर इतना इन्फ्लेशन, महंगाई की दर इतनी है तो आरबीआई संतुष्ट है। आरबीआई 4% के आसपास या उससे नीचे इसको लेके आना चाह रही है। तो टारगेट जो है वो 4% से कम है, बट ये टॉलरेंस बैंड है। तो इससे भी ज्यादा जो है वो महंगाई के आंकड़े हमें जाते हुए दिखे थे, जो आरबीआई के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। जो सेकंड डेटा हमारे पास आया था वो डेटा आया था जीडीपी का, और जीडीपी का डेटा 5.4% था। जो जीडीपी बढ़ रही है जिस रेट से वो 5.4% था, जो बहुत ही ज्यादा कम हुआ है। ये बहुत ही शॉकिंग है। इस पूरे साल के लिए जो आरबीआई की प्रेडिक्शन है ना वो 7.2% के लिए है। इस पूरे साल की मैं बात कर रहा हूं और ये क्वार्टर का डेटा आया था, ठीक है। तो ये दोनों चीज को अगर आप देखोगे ना तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग फैक्टर होने वाले हैं आरबीआई के रेट कट वाले डिसीजन के लिए। अब आरबीआई का काम क्या है?
आरबीआई को दो चीजें हमेशा मैनेज करके चलनी होती हैं, जिसमें हमारे पास जो पहली चीज आती है वो होती है इकोनॉमी। आरबीआई को ये संभल के चलना है कि इकोनॉमी देश की खराब ना होने पाए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है आरबीआई का। उसके साथ साथ यहाँ पर आरबीआई एक और चीज को मैनेज करती है जो होता है महंगाई। अगर देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो पैसे की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, तो आरबीआई का काम है इन दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना। तो आरबीआई चाहती है कि इकोनॉमी ग्रो हो और महंगाई जो है वो कम हो, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो जो महंगाई है वो बढ़ रही है और जो इकोनॉमी है वो गिर रही है। तो आरबीआई इस समय बहुत बड़े विडंबना में है कि क्या डिसीजन लिया जाए, और इसीलिए ना ये जो मीट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉलिसी डिसीजन होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने आपको आरबीआई की दिक्कत समझा दी है। अच्छा, ये रिटेल इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है 6.2%, इसमें फूड प्राइसेस भी इंक्लूडेड है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि फूड प्राइसेस को ना शामिल किया जाए तो अच्छा रहेगा, बिकॉज फूड प्राइसेस तो दूसरे कारण से भी ना, मान लो मानसून बढ़िया नहीं रहा तो उस कारण से फूड के प्राइसेस जो है वो बढ़ गए। अब ये आरबीआई के हाथ में तो कंट्रोल है नहीं, लेकिन आरबीआई समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार है। जो फूड प्राइसेस होते हैं ना वो आपके इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन को चेंज करते हैं। मतलब अगर मैं बाजार में सब्जी खरीदने जा रहा हूं, मुझे सब्जी महंगी मिल रही है, तो यहां से मुझे पहला सिग्नल मिलेगा कि यार महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई बढ़ रही है तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा, मैं जाऊंगा अपने बॉस के पास, उसे बोलूंगा कि यार महंगाई इतनी बढ़ रही है, आप मेरी सैलरी बढ़ाओ। तो इस तरीके से एक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो है वो भी इकोनॉमी को इंपैक्ट करती है। तो फूड प्राइसेस को इंक्लूड करना जरूरी है, इसीलिए ये जो नंबर है वो और ज्यादा चिंताजनक बन जाते हैं। अब ये आरबीआई के सामने समस्या आ गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आरबीआई इसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मतलब आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि क्या हो सकता है कल के दिन पे। तो सबसे पहले बात आती है रेट पे। तो देखो, लगभग मिली जुली राय है ये। पहले क्या होता था, जनरली क्लियर होती थी सिचुएशन कि रेट कट होगा या नहीं होगा, बट इस बार बहुत ज्यादा मिली जुली राय है। तो आप लगभग इसको 60-40 मान के चल सकते हो कि 60% लोगों को यह लग रहा है कि रेट अभी भी अनचेंज रहेंगे, मतलब रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। जो इंटरेस्ट रेट अभी है वही हमारा रहने वाला है, नो चेंज एट रेट। 40% लोग ये मान रहे हैं कि रेट कट होने के चांसेस हैं, जिसमें नमूरा है जो बहुत बड़ी फर्म है, एनालिस्ट फर्म है, इंटरनेशनल है, वो भी मान रही है। हमारा कोटक के जो एनालिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, वो भी मान रहे हैं कि रेट कट हो सकता है। तो ये 60-40 का दायरा तय हुआ है। अगर गलती से रेट कट हो जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज रहेगा, बहुत ही बढ़िया सरप्राइज रहेगा और मार्केट आपको अच्छा खासा ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अगर रेट अनचेंज रहता है तब जाके मामला जो है वो थोड़ा और वोलेटिलिटी की तरफ बढ़ेगा। रेट कट होने से एक डायरेक्शनल अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है और कल के दिन पे मार्केट बहुत ऊपर की तरफ, मतलब 1.5-2% भी बढ़ जाए तो भी बड़ी बात नहीं रहेगी, ठीक है। अगर रेट अनचेंज रहे तो क्या होगा, रेट अनचेंज की भी संभावना बनी हुई है, क्योंकि इन्फ्लेशन के जो नंबर्स इतने ज्यादा है ना, तो आरबीआई बहुत जल्दीबाजी नहीं करना चाह रहे। और आरबीआई के लिए एक और चिंता अभी ये है ना कि हमारा रूपी बहुत ज्यादा गिर रहा है, जो हमारा पैसा है वो बहुत ज्यादा गिर रहा है अभी। तो अगर रेट कट हो जाता है ना तो उससे हमारा पैसा और ज्यादा गिरने लगेगा। तो आरबीआई अभी बहुत ज्यादा रिजर्व अपना, आई होप ये टर्म्स आप समझते होंगे, अगर आप नहीं समझते तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इनके बारे में अक्सर बातें करता रहता हूं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी लोग समझदार हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा, अच्छी बात है ये। तो मैं ये कह रहा था कि काफी ज्यादा रिजर्व खर्चा कर रही है आरबीआई और रूपी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर रेट कट कर देते हैं तो वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, रूपी काफी ज्यादा और गिरने लगेगा। तो जो दूसरी संभावना है कि अगर अनचेंज रहता है, तो एक चीज कंफर्म है कि यहां पे सीआरआर को कट किया जाएगा, जो अभी 4.5% के आसपास है। इसको कम करके या तो 4.25% किया जाएगा या डायरेक्टली 4% भी इसको किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सीआरआर कौन सी चीज नहीं आ गई। तो देखो, अगर इकोनॉमी को आपको सपोर्ट करना है तो आपको लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब किसी माध्यम से ऐसा करना पड़ेगा कि लोग आसानी से लोन ले सके। बस आप इतना कर दो तो लोग लोन लेंगे, कंपनियां लोन लेंगी, उनका बिजनेस बढ़ेगा, वो ज्यादा सैलरी देंगी और इकोनॉमी को मदद अपने आप ही हो जाएगी। तो सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। मतलब कोई भी अगर बैंक होता है, मान लो किसी बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया है,
तो अभी के नियमों के हिसाब से उसे 4.5 रुपए 4.5 रुपीज आरबीआई के पास सेफ रखने होंगे। उतना पैसा उसे कैश आरबीआई के पास सेफ रखना होगा। उसके बाद भी कुछ लिमिट्स हैं जो उन्हें रेशियो मेंटेन करके चलना पड़ेगा, बट वो सब बाद की बात है। सीआरआर ये होता है। तो अगर सीआरआर जो अभी 4.5% है, इसको कम करके 4% कर दिया जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा लिक्विडिटी, मतलब एक्स्ट्रा लोन देने की क्षमता बैंक्स में आ जाएगी। जो लोन वो आगे कंपनियों को देंगे तो इससे इकोनॉमी को मदद मिलेगी। तो रेट कट हो या ना हो क्लियर नहीं है, बट सीआरआर चेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसको कट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो कल हम दो चीजों पे फोकस करेंगे, एक लिक्विडिटी मेजर सीआरआर पे और दूसरा रेट कट पे। अगर डायरेक्ट रेट कट हो जाता है बहुत पॉजिटिव बात है, मार्केट को ऊपर ही जाना है। अगर रेट अनचेंज रहता है और वो अच्छी चीजें बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेंगे, इकोनॉमी में कोई टेंशन की बात नहीं है, जो जीडीपी के नंबर्स खराब आए ये टेम्पररी है और हम यहाँ पे लिक्विडिटी की मदद कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी बोलते हैं, तो भी मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस जो है वो बनते हैं। इतना जानना आपके लिए एनफ है। इससे ज्यादा आरबीआई पॉलिसी में हमारे काम की कुछ चीजें नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी छोटी छोटी और भी चीजें डिस्कस करते हैं जिसका इंपैक्ट इनडायरेक्टली मार्केट्स पे पड़ता ही है, बट ये डायरेक्ट इंपैक्ट वाली दो चीजें थी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप प्रिपेयर्ड हो उनकी स्पीच से ट्रेड करने के लिए। लेकिन खाली स्पीच काफी नहीं है, आपको चार्ट देखना भी जरूरी है। तो मैं चार्ट पे ले चलता हूं और बताता हूं आपको ये किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए ये आज का चार्ट है, इसमें आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल रही है। खासकर ये वाला मूवमेंट, ये वाला टिपिकल आरबीआई डे मूवमेंट है। आरबीआई पॉलिसी के दिन यानी कल के दिन आपको ऐसी ही मूवमेंट देखने को मिलेगी। मार्केट ऊपर गया और बहुत ही तेजी से नीचे गिरा। तो सबसे पहले मैं आपको टाइमलाइन के हिसाब से बता देता हूं, ये आरबीआई पॉलिसी का चार्ट नहीं, आप समझ जाइए। 9:15 से मार्केट खुलेगा, वहां से लेके 10 बजे तक आपको मार्केट शांत दिखेगा। जनरली मार्केट साइलेंट रहता है, मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आती, कभी कभी मार्केट थोड़ा सा डायरेक्शनल मूव कर जाता है। तो इस टाइम आप पोजीशंस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, चार्ट के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से। बट ध्यान रखिएगा 10 बजे से पहले उन पोजीशन में या तो स्टॉप लॉस लगा दीजिए या उन पोजीशंस को आप एग्जिट कर दीजिएगा। इस चीज का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 10 बजे से लेके 10:30 बजे वाला जो टाइम होता है, ये टाइम होता है पीक वोलेटिलिटी का। इस टाइम मार्केट में आपको जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। आप चाहे तो इस टाइम पे ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेड करना है तो मोमेंटम स्कैल्पिंग प्रेफर करिएगा। अगर कोई ग्रीन कैंडल बचती है, मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूं, ये आपके सामने 5 मिनट लगा है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन होता है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो आप कॉल बाई कर सकते हो बहुत छोटा सा एसएल लगा के, और इमीडिएटली आपको अपना एसएल ट्रेल कर लेना है ताकि आपको लॉसेस ना झेलने पड़े। और अगर रेड कैंडल बनती है, उसका लो टूटता है, तो आप पुट बाई करोगे। देखो ध्यान रखो एसएल छोटा लगाना है, क्योंकि मार्केट क्या करेगा ना मालूम नहीं, एक बड़ी ग्रीन के बाद बड़ी रेड कैंडल भी बन सकती है। तो अगर हमारे अगेंस्ट जाए, हम छोटा एसएल देके निकल जाएंगे। एसएल बहुत छोटा लगाना है और इमीडिएटली ट्रेल करना है। प्रॉफिट के लालच में ना पड़ के लॉसेस को कम करना चाहिए इवेंट में। तो आप मोमेंटम स्कैल्पिंग कर सकते हैं 10 से 10:30 बजे के बीच में। अब यहां पे जो निर्णय लिया जाएगा वो आपको क्लियर हो जाएगा कि रेट कट हो रहा है, लिक्विडिटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर कोई क्लियर कंसेंसस रहा कि चलो रेट कट हो गया है, तब मार्केट डायरेक्शनल मूव कर सकता है और उस डायरेक्शनल मूव को आप पकड़ने की कोशिश कर सकते हो। मतलब 5 मिनट के चार्ट में कोई ब्रेकआउट आ रहा है तो आपने बाई कर लिया और फिर आप उसको नॉर्मल तरीके से ट्रेल करते हुए होल्ड करके आप ले जा सकते हो। जनरली जो मैंने देखा है कि अगर कोई कंसेंसस नहीं आया, कोई क्लियर बात नहीं कही गई, तो ये वाला टाइम बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगा, ये वाला टाइम साइलेंट रहेगा, और जो उसके बाद का टाइम है, मतलब लगभग 11 बजे से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ी रहेगी। मतलब कैंडल्स बड़ी बनेंगी, मार्केट में थोड़ा एसएल आपको बढ़ा देना पड़ेगा, बट रैंडम मूवमेंट नहीं होगा। मतलब इस तरीके से रैंडम अपसाइड मोमेंटम नहीं होगा। मार्केट एक डायरेक्शन में आपको चलता हुआ नजर आएगा। जैसे यहां पे आप देखो मार्केट एक डायरेक्शन में आपको चलता हुआ नजर आ रहा था, तो ऐसा कुछ मूवमेंट पॉसिबल है। अगर कोई कंसेंसस निकल गया तो स्पीड मोमेंटम, डायरेक्शनल मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में बड़ा आपको मिल सकता है, नहीं तो स्लो मोमेंटम रहेगा, ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहेगी उस मिड सेशन को छोड़ के। फाइनल कंक्लूजन मेरा यही है कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो अगर आप एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो ना, बहुत संभल के ट्रेड करेगा। मार्केट विल बी एक्सट्रीमली वोलेटाइल।
इवेंट्स में जब पैसा कमाने की बात आती है ना, तो आप बिल्कुल कमा सकते हो, मौके रहते हैं हमारे पास, बट अगर इवेंट्स में पैसे चले जाते हैं ना, तो वो बहुत दुख होता है। तो आप ट्रेड करो ना करो आपके ऊपर है, बट एसएल छोटा लगाइए और क्विकली ट्रेल करिए। ये 2 मंत्र कल के लिए रहने वाले हैं। बाकी फंडामेंटल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आरबीआई पॉलिसी बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम, मार्केट जहां पर आके खड़ा हुआ है। मैं आपको एक बार डेली चार्ट दिखा देता हूं। हम बहुत दिनों से गिर रहे हैं, ये हमारा गिरता हुआ बाजार है, और अब एकदम 0.5 0.6 एरिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे आके हम खड़े हैं। अगर बायर्स इसको ब्रेक कर लेते हैं ना, तो मार्केट वापस से अब ऑल टाइम हाईस के तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा। और अगर नहीं कर पाते तो सेलर्स यहीं से मार्केट को नीचे लेके आने वाले हैं। ऑल टाइम हाई का जो सपना है वो दूर का सपना हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं, चार्ट रीडिंग, फंडामेंटल वगैरह फ्री कोर्सेज चाहते हैं, तो आप हमारा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी धन का लिंक दिया होगा, फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आपको कोई भी ओपनिंग चार्ज नहीं लगता, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता, ब्रोकरेजेस लगते, बट बहुत अच्छा ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे फीचर्स हैं। वहां पर जाके आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो और हमारे फ्री प्रीमियम कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।